हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अभिकारक, अभिकर्मक और उत्पाद भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो उसमें केवल यही तीन चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है, लेकिन जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए ये फर्स्ट लेक्चर ही है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने मान लो एक एग्जांपल ले लिया, A + B = C, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिएजेंट। ठीक है, तो A और B जो है इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, और C को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करें रिएक्टेंट की, तो जो रिएक्टेंट होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को हम लोग कहते हैं रिएजेंट। ठीक है ना। जो सबस्ट्रेट होता है इसी को हम लोग कहते हैं मेन रिएक्टेंट। ठीक है, और जो रिएजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं अटैकिंग स्पीसीज। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है और क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जिसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा कि रिएजेंट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो देखो यहाँ का जो रिएजेंट होता है यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, अटैकिंग स्पीसीज होती है। ठीक है ना, ये क्या करती है कि किसी दूसरे कंपाउंड पर अटैक करती है, जो मतलब जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उस पर क्या करती है, अटैक करती है। और जो ये रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट नॉर्मली कैटालिस्ट के रूप में भी यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, तो ये और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है। ठीक है ना, तो अभी इनके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट होता है वो मेन रिएक्टेंट है और जो रिएजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं अटैकिंग स्पीसीज। ये जो अटैकिंग स्पीसीज होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग एक को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक स्नेही। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये हो गया नाभिक स्नेही। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल पर किस तरह से अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो अटैकिंग स्पीसीज है ये किसी के ऊपर अटैक करती है, तो अटैक ये दोनों नहीं करते हैं, इसके ऊपर अटैक होता है और ये अटैक करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर अटैक होता है, ये अटैक करता है, ये सब हम लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट है इसको किस तरह से डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें सबस्ट्रेट और दूसरी साइड में क्या लिख लें, रिएजेंट। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है ये ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। क्या होती है, ऑर्गेनिक स्पीसीज, और जो रिएजेंट होता है ये इनऑर्गेनिक स्पीसीज होती है। ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है और ये इनऑर्गेनिक, ऐसा जनरली होता है। ठीक है ना, और हम बात करें जो सबस्ट्रेट होता है ये जनरली नॉन पोलर या फिर लेस पोलर होता है, लेस पोलर। ठीक है ना, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये जनरली पोलर या फिर इसको हम लोग कहते हैं ये मोर पोलर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग सबस्ट्रेट और रिएजेंट को भी डिस्टिंगाइज कर सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑर्गेनिक स्पीसीज होती है, जो रिएजेंट है ये इनऑर्गेनिक स्पीसीज है, ये जो सबस्ट्रेट है वो नॉन पोलर या फिर लेस पोलर हो सकता है, और जो रिएजेंट है वो मोर पोलर या फिर उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पोलर। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर रिएक्शन करा दिया HCl का।
HCl का रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। ये किस तरह से बना है, इसकी क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको आप देखोगे तो ये ऑर्गेनिक स्पीसीज है, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक स्पीसीज है वो क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या हो गई, सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये कैसी है, इनऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक स्पीसीज है वो क्या है, रिएजेंट, रिएजेंट कहेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, अटैकिंग स्पीसीज कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंगाइज कर सकते हैं कि कौन सबस्ट्रेट है और कौन सा हमारा रिएजेंट है, और जो बनने वाला है वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो उसमें केवल यही 3 चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हमें बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम समझ चुके हैं कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। और सबस्ट्रेट को हम लोग मेन रिएक्टेंट कहते हैं। अटैकिंग स्पीसीज़ क्या, अब ये जो अटैकिंग स्पीसीज़ है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है फिलिक, ठीक है ना। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या होता है, फिलिक, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग स्पीसीज भी कह सकते हैं, लविंग स्पीसीज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से क्या करती हैं, लव, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन लव का मतलब यहाँ पे क्या, स्नेह से है, ठीक है ना। मतलब ऐसी स्पीसीज जो क्या करती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे अटैक करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए ये वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है फिलिक, फिलिक मतलब लविंग स्पीसीज। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, मतलब ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो हम इनको ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, मतलब इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इनके पास ये टेंडेंसी है कि ये कहीं से भी जो है एक लोन पेयर को आसानी से गेन कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैव टेंडेंसी टू गेन एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इनके पास ऐसी टेंडेंसी है कि ये क्या कर सकती हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक लोन पेयर को आसानी से जो है गेन कर सकती हैं। अगर ये जो है एक लोन पेयर को गेन कर सकती हैं तो इनको हम लोग कह सकते हैं ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं, जो हमने डेफिनेशन ऊपर लिखी है वो आखिर लुईस एसिड की है, ठीक है ना। लुईस एसिड क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड या ऐसी स्पीसीज जिनके पास ऐसी टेंडेंसी हो कि वो कम से कम एक लोन पेयर को गेन कर सकें, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो ऐसी टेंडेंसी इलेक्ट्रोफाइल के पास है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को लुईस एसिड भी जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में।
कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये कहीं ना कहीं किसी से एक लोन पेयर को आसानी से ले सकते हैं, तो हैव टेंडेंसी टू गेन एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ये एक लोन पेयर को आसानी से ले सकते हैं तो इसका मतलब इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, लुईस एसिड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को पहचानेंगे कैसे, कि मान लो हमारे पास कोई स्पीसीज लिखी है वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसके ऊपर क्या लगा हो, पॉजिटिव चार्ज लगा हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे लिखा है CH3+, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। हमने लिख दिया CH3 CH2+, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना, हमने लिख दिया NO2+, क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। हमने लिख दिया NO+, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह लिख सकते हैं जैसे Cl+, है ना, Br+, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, एटसेट्रा। ठीक है ना, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो आपको जो है ध्यान रखने हैं। जैसे अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन में क्या होता है, फर्स्ट ए कॉमा सेकेंड ए, जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के कैटायंस, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें, जैसे अगर Na+ लिखा हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह Mg+2 लिखा हो, इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करते हैं। ये आपको जो है एक्सेप्शन में ध्यान रखना है ना। आप समझ भी सकते हैं इसको जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो। और अगर हम Na+ की बात करें तो Na+ सोडियम है, इसके पास 11 है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो 2, 8 और 1, तो ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तब इसके पास क्या आता है, Na+। और Na+ बनने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। Na+ बनने के बाद यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले और दे नहीं सकता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सके, लेकिन क्या इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, नहीं है। इसलिए जो है ये जो कैटायन है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट है सेकेंड है के कैटायंस में नहीं आएंगे। ठीक है ना, और इसमें बात कर सकते हैं इसके बाद Al++, है ना, ये भी जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आएगा। इसी के आगे हम बात कर सकते हैं NH4+, ये भी नहीं आएगा। ठीक है ना, H3O+, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आपको जो है ध्यान रखने हैं कि ये जो है जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इसको आप समझ गए होंगे। इसमें से एक को समझा देते हैं, जैसे H3O+, ठीक है ना, तो H3O+, अगर हम इसकी बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या लगा हुआ है, प्लस। तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज कर दिया है, दे दिया है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये बन जाएगा O+ बन जाएगा। ठीक है ना, और O+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 और 2p3। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसलिए 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है ना, इनके अगर हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p3। ठीक है ना, तो जब इसकी बॉन्डिंग कराएंगे हम लोग हाइड्रोजन से, ठीक है ना, तो
सबसे पहले क्या होगा, ठीक है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, है ना, और 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील्ड हो जाएंगे तो फील्ड होने के बाद देखो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में 3 हाइड्रोजन इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये क्या है 1s1, तो ये एक इससे बॉन्डिंग, एक इससे बॉन्डिंग और एक इससे बॉन्डिंग। जब ये बॉन्डिंग हो जाएगी तो क्या इसके पास कहीं ऐसी जगह रह जाएगी जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को ले सके, ठीक है ना। यहाँ पे जब ये तीनों हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं भी जगह खाली नहीं रह जाएगी जिससे क्या हो सके कि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे ऐड हो सके। इसलिए जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है और उनमें ये थोड़े से क्या है एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट था जो है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, सेकेंड पॉइंट, सम पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल in which, ठीक है ना, some pi bonded molecules in which electronegativity of surrounding atom is more than central atom, ठीक है ना। कुछ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या हो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है वो सराउंडिंग एटम की सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें जैसे CO2, SO3 एटसेट्रा, ठीक है ना। CO2 की बात करें तो CO2 ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये सेंट्रल एटम है और ये क्या है सराउंडिंग एटम है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि ऐसे पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की सेंट्रल एटम से क्या हो ज़्यादा हो। तो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है और सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है ज़्यादा है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से जो है अटैक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं कि ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। इसी तरह से SO3 की बात करें, SO3 तो यहाँ पे भी वही केस है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या होती है ज़्यादा होती है, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और जहाँ जैसे ही यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से जो है अटैक कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की सेंट्रल एटम से क्या होगी ज़्यादा होगी, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें CO2 की, तो जो CO2 का यूज़ होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो कोल्बे सिमेट रिएक्शन में, सिमेट रिएक्शन में होता है, ठीक है ना। और अगर SO3 की बात करें तो SO3 का यूज़ जो है सल्फोनेशन में जो है इसका यूज़ इलेक्ट्रोफाइल की तरह होता है। जब इन रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार फिर इनके बारे में हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सल्फोनेशन क्या है, ये एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। सल्फोनेशन क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी केवल यहाँ पे ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब बात करें हम लोग अगले नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड नंबर, species having vacant p orbital
इज प्रेजेंट, मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके पास क्या हो, वैकेंट p ऑर्बिटल हो, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही वर्क करते हैं, ठीक है ना। स्पीसीज की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल जैसे BH3, BF3, BCl3, BBr3, BI3, ठीक है ना। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं CH2 को क्या कहते हैं, कार्बिन, ठीक है ना, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन एटसेट्रा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जितनी भी स्पीसीज लिख रखी हैं इनके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जिस जो हमने एग्जांपल लिखे वही इलेक्ट्रोफाइल है, आपको इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने जितने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए आपने याद कर लिए कि वही जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, है ना। और भी हो सकते हैं, बस उनके पास क्या हो कि ये जो प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं अगर ये प्रॉपर्टी है उसमें तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या है कि ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल होगा वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगी, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इनके पास जो वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ना। जैसे आप BH3 का यूज जो है HBO रिएक्शन में होता है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। तो इस तरह से जब ये रिएक्शन पढ़ाएंगे तो एक बार इनके बारे में हम लोग वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। जैसे CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इसका यूज हम लोग रीमर-टीमन रिएक्शन में करते हैं, ठीक है ना। रीमर-टीमन रिएक्शन में करते क्या है कि रीमर-टीमन रिएक्शन में ये बनता है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट है, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट की फॉर्म में जो है ये वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वहीं पे रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग केवल क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूछे, जैसे मान लो हमारे पास ये 4 कंपाउंड हमको दिए गए हैं और ये चारों इलेक्ट्रोफाइल हैं, ठीक है ना। और अगर इनमें ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी है और सबसे कम किसकी है, तो आप इसको किस तरह से पहचानेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। BF3, ठीक है ना। स्ट्रक्चर इसका जो है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, इसका सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है ना। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है, इसको जो है वहीं पे डिस्कस करेंगे। तो sp2 ट्राइगोनल प्लानर है ये, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो बोरोन है, इस बोरोन के पास ये वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसके पास क्या होता है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। और जो फ्लोरीन है इसके पास इस तरह से जो है 3 लोन पेयर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें बोरोन की, तो बोरोन का 2p ऑर्बिटल है ना, ये जो p ऑर्बिटल बना वो 2p है। और जो फ्लोरीन का यूज़ होता है वो भी कौन सा होता है, 2p ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर्स हैं और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और यहाँ पे ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, 2p। तो दोनों का जो एनर्जी है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोन पेयर है ये आसानी से इसके ऑर्बिटल में क्या होंगे, चले जाएंगे, मतलब बैक बॉन्डिंग यहाँ पे जो है आसानी से हो जाएगी, ये BF3 के केस में। लेकिन अगर हम BI3 के केस में बात करें, BI3 यहाँ पे भी इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो इसका कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, और इसका कौन सा हो जाएगा, ये 2p, 3p, 4p और 5p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका एनर्जी लेवल में बहुत डिफरेंट है, ये 2p और ये क्या है, 5p है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो लोन पेयर है वो आसानी से यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, मतलब ये नॉर्मली हम कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये लोन पेयर इसके पास चले गए, इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो यहाँ फिल्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे फिल्ड होने का जो है बहुत कम चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इस वाले केस में कि ये जो ऑर्बिटल होगा वो वैकेंट बना रहेगा, लेकिन यहाँ का जो ऑर्बिटल होगा वो फिल्ड हो जाएगा। तो जो वैकेंट बना रहेगा उसके पास ही तो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना, और जिनके पास टेंडेंसी होती है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले सकें। तो इसका ऑर्बिटल तो पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन इसका ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होगा, खाली रहेगा, इसलिए ये क्या करेगा, आसानी से जो है लोन पेयर को ले लेगा। तो अगर हम बात करें जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, BI3 की, फिर किसकी होगी, BBr3 की, और फिर BCl3
और फिर अगर हम बात करें तो BF3। तो ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी का, कि सबसे ज़्यादा इसकी होगी और सबसे कम इसकी होगी, ठीक है ना। क्यों होगी आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनकी देखो 2p ऑर्बिटल सेम एनर्जी है, यहाँ के लोन पेयर आसानी से चले जाएंगे तो इसका ऑर्बिटल फिल्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना, इसलिए इसका लोन पेयर आसानी से नहीं जा पाएगा, ये वैकेंट ही बना रहेगा। अगर वैकेंट बना रहेगा तो उसका मतलब ये आसानी से लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन को जो है ले सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन को ले सकता है तो उसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना। तो वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो Bi3 की है। तो ये ऑर्डर किसका है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये थर्ड पॉइंट हमारे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो है, स्पीसीज हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, ठीक है ना। ऐसी स्पीसीज जिनमें क्या हो, वैकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें FeCl3, है ना, SbF5, है ना, ऐसे ही Ag+, ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसी स्पीसीज हो जिनके पास क्या हो, वैकेंट d ऑर्बिटल हो, ठीक है ना, वो भी हमारी इसी कैटेगरी में आएंगी, एटसेट्रा, ठीक है ना। फिर हम बात करें नेक्स्ट 5 नंबर, तो molecules having vacant सिग्मा स्टार, है ना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसको सिग्मा स्टार को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। ऐसे मोलिक्यूल्स जिनमें क्या हो, सिग्मा स्टार इज प्रेजेंट, वैकेंट सिग्मा स्टार इज प्रेजेंट, वो भी हमारी किस में आ जाएंगी, जो है इलेक्ट्रोफाइल में। जैसे एग्जांपल की बात करें F2Cl2 Br2 और I2, ठीक है ना, ये सब हमारे क्या हैं, इनके पास वैकेंट सिग्मा स्टार है, एटसेट्रा, ठीक है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि आखिर इनमें वैकेंट सिग्मा स्टार कैसे है। तो वैसे तो ये आपका जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको जो है एक को लेकर के समझा देते हैं, ठीक है ना। F2, ठीक है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और इसमें कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फ्लोरीन का, तो 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है ना। तो 2 फ्लोरीन एटम है तो दोनों का करना पड़ेगा इस तरह से, फ्लोरीन 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है ना। तो अब ये इनको हम लोग कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा समझा देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। ठीक है, एक फ्लोरीन के लिए ये हो जाएगा और दूसरे फ्लोरीन के लिए ये हो जाएगा। तो ये हमारे क्या बने हुए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बने हुए हैं। और इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना। ये सब हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो आपके पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जो है इस तरह से 1 2, यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे कितने, 3 और 3 6। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, इस वाले को कहते हैं पाई,
इस वाले को कहते हैं पाई स्टार और इस वाले को कहते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है ना। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल करेंगे तो देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये पहला वाला, ठीक है ना, तो ये हो गया 1s2, ये भी हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, दूसरे का 2s2, ये हो गया 2p5, ये दूसरे का 2p5, ठीक है ना। ये एक फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5, दूसरे के लिए 1s2 2s2 2p5। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 और 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो यहाँ 10 भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है इसका जो सिग्मा स्टार है वो वैकेंट है। जो फ्लोरीन है इसका सिग्मा स्टार कैसा है, वैकेंट है। इसी वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से जो है जो F2Cl2 Br2 होते हैं ये सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। बाकी इसकी जो डिटेल है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग जो है कि अगर हम बात करें जैसे जो हमारे हैलोजेंस होते हैं F2Cl2 Br2 और I2, ये कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इनके कलर्ड होने का रीज़न भी यहीं पे है ना। कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाई स्टार और जो सिग्मा स्टार है इसके बीच का गैप बहुत कम है, ठीक है ना। पाई स्टार और सिग्मा स्टार के बीच का गैप बहुत कम है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस जगह आसानी से चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है ना। तो इस ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है जो है ये जो हैलोजेंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हैलोजन होते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कारण जो हैलोजन होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कलर इंटेंसिटी की, भाई कलर्ड तो सभी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा कलर किसका होता है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो जो कलर इंटेंसिटी होती है वो आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि जो आयोडीन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ साथ क्या होता है जो है ये जो एनर्जी गैप है कम होता जाता है, ठीक है ना। जैसे ही जिसका एटॉमिक वेट ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट जो होगा जैसे ही बढ़ता जाएगा तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा, और एनर्जी गैप अगर कम हो जाएगा तो ट्रांजिशन बहुत आसानी से हो पाएगा, इसलिए जो है इंटेंसिटी इसकी आयोडीन की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ जनरल क्वेश्चन में बन सकता है ना। बाकी आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि जो हैलोजेंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट सिग्मा स्टार होता है। हैलोजन कलर्ड होते हैं, कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। कलर इंटेंसिटी आयोडीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की सबसे कम होती है। आयोडीन की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसमें जो है, ठीक है ना, 6 नंबर, ठीक है ना। Some atoms in their elemental some atoms in their elemental form act as इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। जैसे हम बात करें ओजोन के फॉर्मेशन की, तो ऑक्सीजन हो गया और प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये एलिमेंट फॉर्म में ऑक्सीजन है तो इस पर अटैक करता है। तो जब इस पर अटैक करेगा इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाता है O डबल बॉन्ड O और ये ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ओजोन के फॉर्मेशन में जो ये ऑक्सीजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल का जो है वर्क करती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।